सर हाजिर 5 मिनट के अंदर ज्वाइन करना है, ठीक है।
हेलो, आप सबको मेरी स्क्रीन नज़र आ रही है? आप मुझे कंफर्म कर दे तो हम क्लास शुरू करते हैं। सॉरी, वो लाइट अभी गई और फिर दोबारा से आई तो वो चेंज ओवर में जो और जो वाईफाई रीस्टार्ट होता है उसकी वजह से नेट बंद हो गया था। अगर आप सबको मेरी स्क्रीन नज़र आ रही है तो आप मुझे कंफर्म कर दें। थैंक यू। अच्छा, आप सबको पता है कि मैं यहाँ पे जो है वो कैफ टू टैक्स प्रैक्टिसेस के लिए हूँ। माय नेम इज़ हाजिक कोटरी वाला। अच्छा, मैं थोड़ा सा अपना इंट्रोडक्शन पहले ही देना चाहता हूँ कि मैं जो हूँ वो सीए फाइनलिस्ट हूँ और सीनियर एसोसिएट हूँ यूसुफ आदिल में। यूसुफ आदिल आप लोग सब जानते ही होंगे, जो प्रीवियसली डिलॉयट यूसुफ आदिल थी, अब जो है वो यूसुफ आदिल चार्टर अकाउंटेंट के नाम से है आईसीएफ डिलॉयट टू सोमासो लिमिटेड। अच्छा, आप काइंडली से मुझे थोड़ा थोड़ा सा जो है वो अपना इंट्रोडक्शन भी दे दें ताकि जो है वो मैं आप सबसे फेमिलियर हो जाऊँ। फिर हम इंशाल्लाह क्लास को जो है ना वो बाकायदा शुरू करते हैं। आप लोग कौन कौन से पेपर अटेम्प्ट कर रहे हैं इस अटेम्प्ट में? सितंबर वाली अटेम्प्ट में, और आपका लास्ट जो है वो क्या स्टेटस क्या है? अपने नाम के साथ जो है ना वो थोड़ा थोड़ा सा फीडबैक मुझे दे दें। माशाल्लाह। हुज़ैमा, आप कहाँ से हैं? अच्छा, माशाल्लाह, आप चारों पेपर दे रहे हैं। माशाल्लाह, बेहतरीन। कायनात, आप भी माशाल्लाह चारों दे रही हैं। माशाल्लाह, बेहतरीन। और कोई? अल्लाह आप सबको कामयाब करें। माशाल्लाह अली, आप भी चारों दे रहे हैं। अबसार 3 दे रहे हैं। आगा भी 3 दे रहे हैं। माम आप भी चारों दे रही हैं माशाल्लाह। आप सब कराची से हैं या अलग अलग सिटी से हैं? अच्छा, एक माशाल्लाह अली और संगला हिल से हैं, पंजाब से। सांगला हिल। चलें, बेहतरीन हो गया। तो अब इंशाल्लाह हम जो है वो अभी शुरू करते हैं। अच्छा, जैसे आपको पता है कि टैक्स के जो है ना, टैक्स बेसिकली मेरा 5 हेड्स की बुनियाद है। मैं जो टैक्सेशन है ना वो बेसिकली 5 पिलर्स पे खड़ा हुआ है। वो 5 पिलर्स क्या है? इनकम फ्रॉम सैलरी। हम पहले शुरू करते हैं कि भाई टैक्स है क्या, टैक्सेबल इनकम क्या है, टैक्स लायबिलिटी क्या है। और मुझे उम्मीद है कि सर अकबर ने बताया होगा, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दिया होगा। थोड़ा सा आज मैं भी दे देता हूँ ताकि आप लोग की जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो रिवायत हो जाए। मेरी जो टैक्स के पिलर्स है वो 5 पिलर्स है: इनकम फ्रॉम सैलरी, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम बिजनेस, इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन और इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। ये जो आपके सामने है ये पूरे की पूरी मेरी कंप्यूटेशन है टैक्सेबल इनकम एंड टैक्स लायबिलिटी। सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, इनकम फ्रॉम सैलरी उठाता हूँ। अगर मेरी इनकम फ्रॉम सैलरी है तो मेरी उन सारी सैलरीज को मैं एग्रीगेट और सोर्सेज करता हूँ। मैं जहाँ जहाँ से इनकम फ्रॉम सैलरी कमा रहा हूँ
उसमें से मेरे अलाउबल डिडक्शन होती हैं उनको मैं लेस करता हूँ, तो मेरी इनकम फ्रॉम सैलरी आ जाती है। अब अलाउबल डिडक्शंस क्या होती हैं वो सर अकबर आपको जो है ना वो इनकम फ्रॉम सैलरी पढ़ाते हुए बताएंगे। फिर इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी एग्रीगेट सोर्सेज, जितनी भी जगह से मैं रेंटल इनकम कमा रहा हूँ उन सब को मैं टोटल करूंगा, और फिर उनमें से कुछ अलाउबल डिडक्शंस होती हैं वो भी इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी भी सर अकबर पढ़ा रहे हैं तो वो आपको बताएंगे कि अलाउबल डिडक्शंस क्या होती है इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी के अंदर। फिर आ जाते हैं इनकम फ्रॉम बिजनेस, ये मेरा हेड है बेसिकली, इनकम फ्रॉम बिजनेस। इनकम फ्रॉम बिजनेस एग्रीगेट ऑफ और सोर्सेज, ऑल सोर्सेज। अच्छा, एग्रीगेट ऑफ ऑल सोर्सेज का क्या मतलब है कि भाई मेरे 3-4 बिजनेसेस हैं, उन सबको मुझे प्लस करना है और फिर उनकी जो इनकम है उन सबको ऐड करूंगा तो मेरी एग्रीगेट ऑफ सोर्सेज हो जाएगी। उसके बाद कुछ अलाउेबल डिडक्शंस होते हैं, जैसे कि मैं एक्सपेंस करता हूँ अपने बिजनेस के लिए, तो वो मुझे अलाउेबल डिडक्शंस के अंदर आ जाती हैं। अभी हम जैसे आगे पढ़ेंगे तो इंशाल्लाह हम पढ़ेंगे कि अलाउेबल डिडक्शंस क्या होती हैं। और एग्रीगेट ऑफ सोर्सेज को मैं ऐड करूंगा, फिर अलाउबल डिडक्शन को लेस करूंगा तो मेरी इनकम फ्रॉम बिजनेस आ जाती है। फिर इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन, इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन जो मेरी कैपिटल एप्रिसिएशन होती है, अगर मैं किसी चीज से कैपिटल एप्रिसिएशन कमाता हूँ तो वो मेरी इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन में आ जाती है। अच्छा, किसी को कोई सवाल हो तो वो फौरन जो है ना चैट बॉक्स में डाल दे तो मैं देख के जवाब दे दूंगा जब भी मैं देखूंगा तो इंशाल्लाह। इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन मेरी कैपिटल एप्रिसिएशन होती है बेसिकली, कि मैं किसी चीज को बेचता हूँ तो उससे मैं क्या कमा रहा हूँ, जो मैं कमाऊंगा वो कैपिटल फ्रॉम इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन में आएगा। फिर इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज के अंदर जो चारों हेड्स में नहीं आएगी इनकम, वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में आएगी। सही है, ये एक फॉर्मेट है जो बेसिकली टैक्सेबल इनकम और टैक्स लायबिलिटी के लिए यूज किया जाता है। अब कोई ये ना समझे कि हर बंदे की ये पांचों इनकम होंगी, जरूरी नहीं है। किसी के लिए इनकम फ्रॉम सैलरी हो सकती है सिर्फ, किसी के लिए इनकम फ्रॉम बिजनेस हो सकती है सिर्फ, किसी के लिए इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन हो सकती है, तो वो बाकी जगह पे नील करता जाएगा जब अपना रिटर्न फाइल कर रहा होगा। तो हम रिटर्न के सेक्शन में पढ़ेंगे कि रिटर्न किस तरह फाइल होता है और किस तरीके से फाइल होता है। अच्छा, इन पांचों हेड्स की इनकम को मैं जब ऐड करूंगा तो ये मेरी एग्रीगेट ऑफ 5 हेड्स आ जाएंगी। ये लिखा हुआ है ना यहाँ पे, एग्रीगेट ऑफ 5 हेड्स, ये मेरी पांचों हेड्स की इनकम आ गई। इसमें मैं ऐड करूंगा कुछ एग्जाम्प्ट इनकम होती है, वो इंशाल्लाह सर अकबर आपको पढ़ाएंगे एग्जाम्प्ट इनकम क्या होती है। तो कुछ एग्जाम्प्ट इनकम होती है वो मैं उसको ऐड करके टोटल इनकम निकालता हूँ, फिर वापस एग्जाम्प्ट इनकम जो मैंने ऊपर ऐड की होती है उसको लेस कर देता हूँ, तो मेरी टैक्सेबल इनकम आ जाती है। अब कोई ये पूछे कि यार मैंने इसको ऐड क्यों किया जब इसको माइनस ही करवाना था, तो ये एक फॉर्मेट है कि मैं पहले उसको ऐड कराता हूँ जो मुझे लॉ ने दिया हुआ है कि आपको पहले एग्जाम इनकम को ऐड कराना है, टोटल इनकम निकालनी है, और जब आप टोटल इनकम निकालो तो फिर आप उसको एग्जाम इनकम को वापस लेस कराओगे और फिर टैक्सेबल इनकम निकालोगे। अच्छा, कुछ ऐसे डिडक्शंस होते हैं जो आपको टैक्सेबल इनकम में से मिलते हैं, लाइक जक़ात हो गया, WWF का हो गया। अगर आपने कोई जक़ात में कंट्रीब्यूशन की है, WWF में कंट्रीब्यूशन की है या WPPF में की है, तो वो आपको टैक्सेबल इनकम से डिडक्शन मिलती है, उसकी कुछ परसेंटेज होता है। तो आपको डिडक्टिबल अलाउंस पढ़ाते हुए जो है ना वो पढ़ाएंगे सर अकबर। अच्छा, जब इनको हम माइनस कर देते हैं तो मेरी टैक्सेबल इनकम निकलती है। अच्छा, टैक्सेबल इनकम के अंदर कुछ इनकम ऐसी है जो सेपरेट ब्लॉक ऑफ इनकम है, लाइक कैपिटल गेन। कैपिटल गेन सेपरेट ब्लॉक ऑफ इनकम क्या होती है मेरी, जो फाइनल टैक्स रिजीम में आती है। अच्छा, दो टैक्स रिजीम होती है, एक होती है नॉर्मल टैक्स रिजीम और एक होती है फाइनल टैक्स रिजीम। नॉर्मल टैक्स रिजीम और फाइनल टैक्स रिजीम में क्या फर्क है? नॉर्मल टैक्स रिजीम मेरी वो होती है जिसमें मैं डिडक्टिबल अलाउंसेस को माइनस करवाता हूँ, और फाइनल टैक्स रिजीम क्या होती है कि जो मेरा टैक्स कट गया वो मेरा फाइनल है, उसके ऊपर कोई डिडक्टिबल अलाउंस जो है ना वो अलाउेबल नहीं होता। आई होप ये आप लोग जो है ना वो सब नोट कर रहे होंगे। सही है, तो नॉर्मल टैक्स रिजीम मेरी क्या होती है जिसमें से मेरे डिडक्टिबल अलाउंस माइनस हो जाते हैं, और फाइनल टैक्स रिजीम क्या होती है जिसमें से डिडक्टिबल अलाउंस माइनस नहीं होते, जो आपका टैक्स बनता है वो भी आपका फाइनल टैक्स है। तो मैं उस इनकम को सेपरेट ब्लॉक ऑफ इनकम को माइनस कराऊंगा, तो मेरी नेट टैक्सेबल इनकम फॉर डिटर्मिनेशन एंड एप्लीकेशन ऑफ स्लैब रेट अंडर फर्स्ट शेड्यूल,
अच्छा, फर्स्ट शेड्यूल के अंदर जो है ना वो स्लेव रेट दिया हुआ होता है, जो मैं नॉर्मल टैक्स रिजीम के अंदर टैक्स रेट होता है। यहाँ तक सबको समझ आया है तो मैं आगे बढ़ूँ? अगर कोई सवाल है तो इस हवाले से तो कोई पूछ ले। अच्छा, मदिया ने कंफर्म कर दिया, चलो हम आगे बढ़ते हैं। अच्छा, अब हम इनकम फ्रॉम बिजनेस को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो हम समझते हैं कि भाई बिजनेस क्या है। तो बिजनेस इंक्लूड्स एनी ट्रेड, कॉमर्स, मैन्युफैक्चर, प्रोफेशन, वोकेशन एंड एडवेंचर और कंसर्न इन द नेचर ऑफ ट्रेड, कॉमर्स, मैन्युफैक्चर, प्रोफेशन और वोकेशन बट डज नॉट इंक्लूड एम्प्लॉयमेंट। अच्छा, यहाँ पे जो है ना ये एम्प्लॉयमेंट को हाईलाइट कर दो। हर डेफिनेशन में से आपको कीवर्ड निकालना बहुत जरूरी है। अब इस डेफिनेशन में है कीवर्ड एम्प्लॉयमेंट बट डज नॉट इंक्लूड एम्प्लॉयमेंट, ये पूरा का पूरा। अच्छा, अब मुझे कोई बताए कि ट्रेड और कॉमर्स का क्या मतलब है? इंग्लिश वर्ड है, इसका कोई मतलब मुझे बता सकता है? ट्रेड और कॉमर्स का क्या मतलब है? Sir, trade is selling and buying of goods. ठीक है, और कॉमर्स? सर कॉमर्स में ऑल एक्टिविटीज आती हैं जो सेलिंग एंड बाइंग ऑफ गुड्स के रिलेटेड होती हैं। बेहतरीन, मतलब इन अ लार्ज स्केल जब मैं बाइंग एंड सेलिंग कर रहा होता हूँ तो मैं उसको कहता हूँ कॉमर्स। और जब मैं स्मॉल लेवल पे कर रहा होता हूँ तो मैं उसको ट्रेड में लेता हूँ। ठीक है। अच्छा, अब ये सेक्शन 2 सब सेक्शन 10, हमेशा इसको यूं पढ़ते हैं, ये जो ब्रैकेट के अंदर होता है ना ये सब सेक्शन है। सही है। सेक्शन 2 जो हमें सारी डेफिनेशंस बताता है इनकम टैक्स की। मैं आपको इनकम टैक्स खोल के भी दिखा देता हूँ ताकि आप लोग को जरा आइडिया भी हो कि इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस पढ़ते कैसे हैं। आप सबको नजर आ रहा है इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस? बेहतरीन हो गया। अच्छा, इसके सेक्शन 2 के अंदर देखें, सेक्शन 2, इसका सेक्शन 2 है डेफिनेशंस का बेसिकली। सेक्शन 2 के सब सेक्शन 10 में जाके हम पढ़ते हैं। सेक्शन 2 का सब सेक्शन 10 ये रहा। Business include any trade, commerce, manufacture, profession, vocation or adventure or concern in the nature of trade, commerce, manufacture, profession or vocation but does not include employment। तो यही डेफिनेशन मैंने एज इट इज वहां पे कॉपी की अपने नोट्स में। तो ये जरा जरा हम साथ साथ इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस को भी पढ़ते रहेंगे। कैफ लेवल पे तो इतनी जरूरत नहीं पड़ती इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस की, पर फाइनल लेवल पे आपको इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस से पढ़ना होता है तो आपको वहां पे फायदा देगा। अच्छा, ऐसा कोई काम जो प्रॉफिट कमाने के लिए किया जाए, चाहे वो बाइंग एंड सेलिंग का हो, चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग का हो, चाहे वो सर्विसेज का हो, चाहे वो किसी भी प्रोफेशन से हो, वो बिजनेस की डेफिनेशन में आएगा अकॉर्डिंग टू सेक्शन 2 सब सेक्शन 10। ठीक है।
अब इसके बाद इनकम फ्रॉम बिजनेस। इनकम फ्रॉम बिजनेस क्या है? तो इनकम फ्रॉम बिजनेस हमें जो है वो सेक्शन 18 बताता है इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस का कि इनकम फ्रॉम बिजनेस क्या है। तो ये मैंने इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस से ही डाला हुआ है, तो यहाँ से पढ़ लेते हैं। द फॉलोइंग इनकम्स ऑफ अ पर्सन फॉर अ टैक्स ईयर अदर देन एग्जेम्प्ट इनकम फ्रॉम टैक्स। अच्छा, एग्जेम्प्ट इनकम जो है ना वो मेरी एग्रीकल्चर इनकम होती है। एग्रीकल्चर इनकम जो है अगर मेरी इनकम फ्रॉम बिजनेस होगी तो वो एग्जेम्प्ट इनकम होगी, तो वो फिर इनकम फ्रॉम बिजनेस में नहीं आएगी, मतलब किसी भी हेड में नहीं आएगी, वो एग्जेम्प्ट इनकम है मेरी। वो उसको हम नीचे ऐड कराते हैं और फिर नीचे से माइनस करा देते हैं वापस। शेल बी चार्जेबल टू टैक्स अंडर द हेड ऑफ इनकम फ्रॉम बिजनेस। अच्छा, द प्रॉफिट एंड गेन्स ऑफ एनी बिजनेस कैरिड ऑन बाय बिजनेस एट एनी टाइम इन द ईयर, any business derived by trade, professional or similar association from the sale of goods or provision of services to its member, any income from the hire or lease of tangible movable property, the fair market value of any benefit purchased whether convertible into money or not derived by a person in the course of or virtue of a past or present or prospective business relation, any management fee derived by a management company including a mudarba management company। अच्छा, इसका क्लोज बी जो है ना, अब ये देखें, ये सेक्शन 18 है, इसका सब सेक्शन ए, और फिर इसको हम यूं पढ़ते हैं कि इसका क्लोज 1, क्लोज 2, क्लोज 3, क्लोज 4, क्लोज 5, और फिर ये सब सेक्शन बी। पहले सेक्शन होता है, फिर सब सेक्शन होता है, फिर क्लोज होता है, और फिर उसका कोई नीचे होगा तो वो सब क्लोज होगा। तो ये लॉ को पढ़ने का तरीका है। अच्छा, तो हम इस डेफिनेशन पे दोबारा से आते हैं। द प्रॉफिट एंड गेन of any business carried out on a business at any time in the year। अच्छा, किसी भी बिजनेस से कोई भी प्रॉफिट या गेन कमाया हो तो वो इनकम फ्रॉम बिजनेस में आएगा। any income derived by any trade, professional or similar association from the sale of goods or provision of services to its member। अच्छा, कोई भी इनकम मेरी ड्राइव हुई हो किससे? ट्रेड से, प्रोफेशनल सर्विसेज से, और या सिमिलर एसोसिएशन से, फ्रॉम द सेल ऑफ गुड्स, या ट्रेड किया हमने सेल ऑफ गुड्स का, या सर्विसेज दी हो किसी प्रोफेशनल सर्विसेज की, तो वो मेरी इनकम फ्रॉम बिजनेस में आएगी। एनी इनकम फ्रॉम द हायर और लीज ऑफ टेंजिबल मूवेबल प्रॉपर्टी। अच्छा, लीजिंग बिजनेस जो है ना वो भी मेरा इनकम फ्रॉम बिजनेस में आएगा। इसको सेपरेट जो है वो इनकम टैक्स ने बता दिया कि लीज रेंटल इनकम जो होगी मेरी, जो मैं लीज बिजनेस से कमा रहा हूँ, वो भी मेरी इनकम फ्रॉम बिजनेस में आएगी। The fair market value of any benefit or perquisite, whether convertible into money or not, derived by a person in the course of or virtue of a past, present or prospective business relation। अच्छा, इसका मतलब क्या है कि अगर आपको कोई गिफ्ट मिला है या कोई परक्विजिट मिली है या कोई किसी भी तरीके का कोई बेनिफिट मिला है किसी से। अब यहाँ पे है कीवर्ड पर्सन। तो किसी भी पर्सन से, अब पर्सन की हम डेफिनेशन देखेंगे इसके बाद। किसी भी पर्सन से आपको कोई भी बेनिफिट या परक्विजिट मिला है, फ्री ऑफ कॉस्ट मिला हो, फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा तो उसकी जो फेयर मार्केट वैल्यू होगी वो मेरी इनकम फ्रॉम बिजनेस में जाएगी, और वो चार्जेबल टू टैक्स होगी। अगर आपको कोई गिफ्ट मिलता है किसी भी बिजनेस रिलेशनशिप की वजह से, तो उसकी फेयर मार्केट वैल्यू को निकालूंगा मैं, और वो उसको इनकम फ्रॉम बिजनेस में चार्जेबल टू टैक्स करूंगा। अच्छा, एनी मैनेजमेंट फी ड्राइव बाय मैनेजमेंट कंपनी इंक्लूडिंग अ मुदारबा मैनेजमेंट कंपनी। अच्छा, कुछ कंपनीज होती हैं जिनका काम होता है सिर्फ मैनेजमेंट फी को लेना। अब जैसे मैं आपको बताऊं कि जेज जेज की एसेट मैनेजमेंट कंपनी है, या एचबीएल एसेट मैनेजमेंट कंपनी है, तो ये म्यूचुअल फंड्स को रन कर रही होती हैं। इनके नीचे बहुत सारे म्यूचुअल फंड्स होते हैं। तो अब ये म्यूचुअल फंड्स को रन करने की कुछ मैनेजमेंट फी लेती हैं उन म्यूचुअल फंड से। अगर आप कभी अभी कैफ के बाद जब ऑडिट पे जाएंगे तो म्यूचुअल फंड्स के ऑडिट पे आप देखेंगे कि आपको ये मैनेजमेंट फी नजर आएगी जो म्यूचुअल फंड
एसेट मैनेजमेंट कंपनी को पे कर रहा होता है ऑन बिहाफ ऑफ एग्रीमेंट जो भी उनका होता है। अच्छा, ये क्यों पे कर रहा होता है? क्योंकि म्यूचुअल फंड के कोई अपने एम्प्लॉयज वगैरह कुछ भी नहीं होता है। एसेट मैनेजमेंट कंपनी एक अपने एम्प्लॉयज बनाती है, एक कंपनी बनाती है पूरी, जो बहुत सारे म्यूचुअल फंड्स को चला रही होती है। अब उसमें अकाउंट्स डिपार्टमेंट भी होता है, मार्केटिंग डिपार्टमेंट भी होता है। तो एसेट मैनेजमेंट कंपनी का काम होता है सर्विसेज देना, तो उस सर्विसेज के अगेंस्ट जो है ना मैनेजमेंट फी चार्ज करती है। तो एसेट मैनेजमेंट कंपनी की जो मैनेजमेंट फी होगी वो भी इनकम फ्रॉम बिजनेस में जाएगी उस एसेट मैनेजमेंट कंपनी के लिए। ठीक हो गया? होप आपको समझ आ गया होगा। अच्छा, म्यूचुअल फंड्स कायनात ये होते हैं कि कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम होती है। मतलब मैं ये बोलता हूँ कि मैं अकेला शेयर्स में इन्वेस्ट नहीं करना चाहता। मैं बोलता हूँ कि भाई एक कंपनी के पास जाता हूँ, मैं बोलता हूँ कि आप मेरे ब्याज पे इन्वेस्टमेंट करें, मैं आपको अपने पैसे दूंगा। तो वो काम बेसिकली म्यूचुअल फंड्स करती है। ठीक हो गया कायनात? ठीक हो गया। अच्छा, any profit on debt derived by a person where the person's business is to derive such income shall be taxable under the head income from business and not under the head of income from other sources। अच्छा, प्रॉफिट ऑन डेट का क्या मतलब है? यहाँ पे इंटरेस्ट इनकम। अगर कोई बंदा इंटरेस्ट इनकम कमा रहा है और उसका काम ही यही है कि इंटरेस्ट इनकम कमाना, जैसे कि बैंक्स हो गई, तो वो अपनी इनकम को, इंटरेस्ट इनकम को इनकम फ्रॉम बिजनेस में चार्ज करेंगी। अब जैसे अगर कोई मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, वो इंटरेस्ट इनकम कमा रही है, तो वो अपनी इनकम को जो है वो इनकम फ्रॉम बिजनेस में चार्ज नहीं करेगी, क्योंकि उसका काम इनका इंटरेस्ट इनकम कमाना नहीं है। उसका प्रिंसिपल जो बिजनेस है, प्रिंसिपल लाइन ऑफ बिजनेस जो है, वो मैन्यू ट्रेडिंग, सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज है। ठीक हो गया? उसका काम जो है वो इंटरेस्ट इनकम कमाना नहीं है। तो उस वो अपनी इंटरेस्ट इनकम को इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में डालेगी। पर जो बैंक है, उसका प्रिंसिपल लाइन ऑफ बिजनेस यही है कि वो इंटरेस्ट इनकम कमाएगी, तो वो अपनी इंटरेस्ट इनकम को इनकम फ्रॉम बिजनेस में डालेगी। अच्छा, यहाँ पे एक नोट भी है कि द रियल प्रॉफिट आर टैक्सेबल ओनली। द रियल प्रॉफिट का क्या मतलब है? कि मींस गेन और लॉस ड्यू टू अपवर्ड और डाउनवर्ड रिवैल्यूएशन और डेप्रिसिएशन ऑफ एक्सेस अमाउंट आर नॉट कंसीडर्ड फॉर द पर्पस ऑफ कैलकुलेशन। अच्छा, जैसे हमने अकाउंटिंग में देखते हैं कि नॉन करंट एसेट पे जो है वो हम हर साल जो है वो रिवैल्यूएशन, अपवर्ड या डाउनवर्ड रिवैल्यूएशन निकालते हैं। तो बेसिकली वो मेरा रियल प्रॉफिट तो नहीं होता ना, वो मेरा अनरियलाइज प्रॉफिट होता है। तो मैं टैक्स में सिर्फ वो प्रॉफिट लूंगा जो मेरा रियलाइज प्रॉफिट होगा, अनरियलाइज प्रॉफिट को मैं नहीं लेता। रियलाइज प्रॉफिट से मेरा क्या मतलब है? कि जो मेरा कन्वर्टेबल हो गया हो कैश में। ठीक हो गया? तो ये एक बात हमारे जहन में हमें बैठानी है कि हम वो सिर्फ प्रॉफिट लेंगे जो रियलाइज हो गया हो, अनरियलाइज प्रॉफिट हम नहीं लेंगे फॉर द कंप्यूटेशन ऑफ टैक्सेबल इनकम अंडर द हेड ऑफ इनकम फ्रॉम बिजनेस। अच्छा, अब जो है ना हम जरा पर्सन की डेफिनेशन को देख लेते हैं नीचे जाके ना। आई होप ये कि जो है वो सर अकबर ने भी पढ़ाई होगी कि पर्सन की डेफिनेशन क्या है। मैं भी आज थोड़ा पढ़ा देता हूँ ताकि रिवाइज भी हो जाए। द द फॉलोइंग शेल बी ट्रीटेड एज पर्सन फॉर द पर्पस ऑफ दिस ऑर्डिनेंस, namely an individual, a company or AOP, association of person, incorporated, formed, organized or established in Pakistan or elsewhere, the federal government, a foreign government, a political subdivision of foreign government or public international organization। ये तीन लोग हैं, एन इंडिविजुअल, अ कंपनी और एओपी, और फेडरल गवर्नमेंट, फॉरेन गवर्नमेंट, अ पॉलिटिकल सब डिवीजन ऑफ अ फॉरेन गवर्नमेंट और पब्लिक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। ये तीन लोगों को टैक्स ने पर्सन की डेफिनेशन में डाल दिया। अब हम पर्सन जो है वो इंग्लिश का अगर डिक्शनरी मतलब लें तो वो इंडिविजुअल होता है।
पर ये इंक्लूसिव डेफिनेशन है, तो ये शेल बी ट्रीटेड है ना, यहाँ पे ट्रीटेड डाल दिया तो ये इंक्लूसिव डेफिनेशन बन गई। तो टैक्स पर्पस के लिए पर्सन की डेफिनेशन जो है वो इंडिविजुअल भी आ गया, कंपनी भी आ गई, एओपी भी आ गई, फेडरल गवर्नमेंट भी आ गई, फॉरेन गवर्नमेंट भी आ गई, पॉलिटिकल सब डिवीजन ऑफ फॉरेन गवर्नमेंट भी आ गई, और पब्लिक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन आ गई। अब कंपनी के अंदर कौन कौन आता है? अ कंपनी एज डिफाइंड इन द कंपनीज एक्ट इंक्लूडिंग स्मॉल कंपनी। अच्छा, कंपनी की डेफिनेशन में वो सारी कंपनीज आ गई जो कंपनीज एक्ट 2017 में लिखी हुई है। कंपनीज एक्ट 2017 में कौन कौन सी लिखी हुई है? सिंगल मेंबर कंपनी लिखी हुई है जो एक एक मेंबर की होती है, प्राइवेट कंपनी लिखी हुई है जो कम से कम 2 मेंबर्स में होती है, और पब्लिक कंपनी लिखी हुई है जिसके लिए कम से कम 3 मेंबर्स होना जरूरी है। ये 3 कंपनीज हैं जो कंपनीज एक्ट 2017 के अंदर कंपनी की डेफिनेशन में आती है। A body corporate formed by, अच्छा अरिगो मैं आपको थोड़ी देर में समझाता हूँ इसका मतलब ना। A body corporate formed by or under any law enforced in Pakistan। बॉडी कॉर्पोरेट क्या होती है? बॉडी कॉर्पोरेट की डेफिनेशन जो है वो हम बॉडी कॉर्पोरेट की डेफिनेशन हम जो है वो इनका कंपनीज एक्ट 2017 से देखते हैं अभी। आपको डायरेक्ट डायरेक्ट एक्ट से भी पढ़ाता हूँ ताकि आपको आइडिया भी होता रहे कि पढ़ना कैसे है। अच्छा, बॉडी कॉर्पोरेट में कौन कौन आता है? अब यहाँ पे आप सबको स्क्रीन नजर आ रही है ना, कंपनीज एक्ट नजर आ रहा है। बेहतरीन हो गया। अच्छा, बॉडी कॉर्पोरेट जो है वो सेक्शन 2 सब सेक्शन 9 में लिखा हुआ है कि बॉडी कॉर्पोरेट और कॉर्पोरेशन इंक्लूड द कंपनी इनकॉर्पोरेटेड अंडर दिस एक्ट और कंपनी लॉ, और अ कंपनी इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड पाकिस्तान, or a statutory body declared as body corporate in the relevant statute but does not include a cooperative society registered any law relating to cooperative societies, any other entity not being a company as defined in this act, or any other law for the time being which concern minister in charge of the federal government by notification specified in this behalf। अच्छा, बॉडी कॉर्पोरेट में वो कंपनी आ गई जो कंपनीज एक्ट के हिसाब से बनी हुई हो। वो कंपनी भी आ जाती है जो आउटसाइड पाकिस्तान बनी हुई हो। आउटसाइड पाकिस्तान मतलब किसी फॉरेन लॉ के हिसाब से बनी हुई हो। और स्टैच्यूटरी बॉडी भी आ जाती है, मतलब आईकेएब हो गया जैसे, या स्टेट बैंक हो गया, तो वो बॉडी कॉर्पोरेट की डेफिनेशन में आ जाते हैं क्योंकि ये किसी लॉ के हिसाब से नहीं बने हुए। ये स्टैच्यूटरी बॉडीज है, ये स्पेशल इनेक्टमेंट के हिसाब से बने हुए पार्लियामेंट के। ठीक हो गया। अच्छा, आप मुदारबा कंपनी है, मुदारबा कंपनी मेरी इस्लामिक लीजिंग कंपनी होती है। अ बॉडी इनकॉर्पोरेटेड अंडर द लॉ ऑफ अ कंट्री आउटसाइड पाकिस्तान रिलेटिंग टू इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी। ये हमने पढ़ लिया कि ये बॉडी कॉर्पोरेट की डेफिनेशन में पहले से आ गया। अ कोऑपरेटिव सोसाइटी, अ फाइनेंस सोसाइटी और अदर सोसाइटी। अच्छा, कोऑपरेटिव सोसाइटी और फाइनेंस सोसाइटी जो है वो बॉडी कॉर्पोरेट की डेफिनेशन में नहीं आते। अब जैसे जिम खाना हो गया, ये इस तरीके की जो सोसाइटीज होती हैं ये भी पर्सन उसमें कंपनी की डेफिनेशन में आ जाती हैं फॉर द पर्पस ऑफ इनकम फ्रॉम बिजनेस। जिम खाना हो गया या बाटवा जमात की जो सोसाइटी है, इस तरीके की जितनी सोसाइटीज होती होती हैं वो सारी कोऑपरेटिव सोसाइटीज में कहलाती हैं। A non-profit organization or a trust under section 42 of the Companies Act। अच्छा, सेक्शन 42 जो है ना वो बताता है कि कौन कौन सी नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन होंगी।
तो अगर कोई लाइसेंस ऑर्गेनाइजेशन बनी हुई है अंडर सेक्शन 42 के, जो या ट्रस्ट बना हुआ है कोई, जैसे सैलानी ट्रस्ट हो गया, वो लाइसेंस है अंडर सेक्शन 42 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2017, या नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, ऐसी कोई भी नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है तो कंपनी की डेफिनेशन में आ जाती है। A foreign association, whether incorporated or not, which the board has by general or special order declared to be a company for the purpose of this ordinance। अगर वो फॉरेन एसोसिएशन है जो यहाँ पे बनी हो या ना बनी हो, तो उसके बोर्ड ने डिक्लेयर कर दिया कि ये कंपनी है इस ऑर्डिनेंस के लिए, तो वो कंपनी की डेफिनेशन में आ जाएगी। या कोई प्रोविंशियल गवर्नमेंट है, मतलब जो लोकल गवर्नमेंट होती है, जो सूबाई गवर्नमेंट होती है। प्रोविंशियल गवर्नमेंट बेसिकली सूबाई गवर्नमेंट होती है, और लोकल गवर्नमेंट जो मेरी कराची की अगर कोई गवर्नमेंट होगी तो वो लोकल गवर्नमेंट कहलाएगी, हैदराबाद की कोई लोकल गवर्नमेंट होगी तो वो लोकल गवर्नमेंट कहलाएगी, तो वो भी कंपनी की डेफिनेशन में आ जाता है। अच्छा अली, अली गौहर, आप क्या कह रहे थे कि थर्ड पॉइंट आपको एक्सप्लेन कर दूं दोबारा सा? अच्छा, जो फेडरल गवर्नमेंट देखें, जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट है ना वो मेरी कंपनी की डेफिनेशन में आ जाती है। जो फेडरल गवर्नमेंट है मेरी या फॉरेन गवर्नमेंट है, या पॉलिटिकल सब डिवीजन ऑफ अ फॉरेन गवर्नमेंट है, कोई मतलब अ, इसको अगर यूं कहा जाए कि मेरा कोई रिप्रेजेंटेटिव है फॉरेन गवर्नमेंट का, तो आ पॉलिटिकल सब डिवीजन ऑफ फॉरेन गवर्नमेंट और पब्लिक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। पॉलिटिकल सब डिवीजन का मतलब कोई रिप्रेजेंटेटिव है फॉरेन गवर्नमेंट का यहाँ पे ना, तो वो भी पर्सन की डेफिनेशन में आ जाता है। और पब्लिक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, अगर कोई पब्लिक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है तो वो भी पर्सन की डेफिनेशन में आ जाती है। अलीगौर समझ आ गया? किसी को कोई सवाल है यहाँ तक तो वो पूछ ले। उम्मीद करता हूँ जो मैं आपको बता रहा हूँ आप साथ साथ लिखते जा रहे होंगे। अली गौहर तो मैं क्या उनका नेटवर्क का इशू आ गया तो वो चले गए। अच्छा, तो हम दोबारा से ऊपर जाते हैं। हमने यहाँ तक पढ़ लिया था। अच्छा, अब जो लॉ होता है ना, अब लॉ का कुछ बात करने का अंदाज होता है। लॉ कभी भी ये नहीं बताएगा कि हम आपको क्या अलाउ कर रहे हैं। लॉ हमेशा सिर्फ ये बताएगा, हम आपको एक लिस्ट देता है कि हम आपको ये एक्सपेंसेस अलाउ नहीं करेंगे। तो वो कल हम इंशाल्लाह फ्राइडे की क्लास में पढ़ेंगे जो अलाउ नहीं होते। फिर आज तो हम यहाँ तक पढ़ेंगे कि डिडक्शंस, अलाउबल डिडक्शंस कौन सी हैं इनकम फ्रॉम बिजनेस के अंदर। तो हम यहाँ से स्टार्ट करें। सेक्शन 20 जो है ना इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस का, वो हमें बताता है कि डिडक्शन इन कंप्यूटिंग इनकम चार्जेबल अंडर द हेड ऑफ इनकम फ्रॉम बिजनेस, कि कौन कौन सी डिडक्शंस अलाउबल हैं इनकम फ्रॉम बिजनेस के अंदर। Subject to ordinance in computing the income of a person chargeable to tax under the head income from business for a tax year, a deduction shall be allowed for any expenditure incurred by a person in the year wholly or exclusively for the purpose of business। अच्छा, यहाँ पे जो कीवर्ड है ना वो मेरा ये है, wholly and exclusively for the purpose of business। कोई भी एक्सपेंस अगर एक बंदा करता है या कंपनी करती है, मैं मतलब पर्सन को बंदा कहूंगा। पर्सन की डेफिनेशन अभी हमने पढ़ी कि पर्सन की डेफिनेशन में जो है वो कंपनी भी आ जाती है, एयूपी भी आ जाती है, फॉरेन गवर्नमेंट भी आती है, फेडरल गवर्नमेंट भी आती है, इंडिविजुअल भी आ जाता है। तो कोई भी बंदा कोई भी एक्सपेंस करता है होली एंड एक्सक्लूसिवली फॉर द पर्पज ऑफ बिजनेस, तो वो अलाउेबल है एज अलाउेबल डिडक्शन। ठीक हो गया?
अच्छा, ये जो लिखा हुआ है ना यहाँ पे, वो लिखने की जरूरत नहीं है, मैं आपको व्हाट्सएप पे शेयर कर दूंगा क्लास के बाद नोट्स इंशाल्लाह। अच्छा, इसका ये जो है ना सेक्शन, सब सेक्शन 1, इसके बाद है सब सेक्शन 1A, where animals which has been used for the purpose of business or profession otherwise than and there's a stock in trade and have been died or become permanently useless for such purpose, a deduction shall be allowed equal to the difference between the actual cost to the taxpayer of the animal and the amount, if any, realized in respect of the animals. अच्छा, कोई भी एनिमल जो होंगे ना, किसी हम बिजनेस के लिए यूज कर रहे होंगे अदर देन स्टॉक एंड ट्रेड, का क्या मतलब कि मैं, मेरा काम ही यही हो कि मैं एनिमल्स को बेचता हूँ। अदरवाइज जो भी मेरा यूज होगा, अगर वो मर जाते हैं या जो है ना वो यूजलेस हो जाते हैं बिल्कुल, तो उसकी मुझे डिडक्शन यूं मिलेगी कि जो मैंने खरीद, जितने का मैंने खरीदा होगा ना वो एनिमल, उसमें से मैं वो अमाउंट माइनस कर दूंगा कि जितने मुझे रियलाइज होगा, अगर वो बिक गया है तो, अगर वो सेल हो गया है तो, उससे कोई अमाउंट मुझे रियलाइज है तो वो मैं अमाउंट माइनस कर दूंगा। बाकी जो जितना मेरा लॉस हुआ होगा, वो उसको मैं एज अ डिडक्टिबल अलाउंस जो है ना वो मैं क्लेम करूंगा इनकम फ्रॉम बिजनेस के अंदर। सही है, ये समझ आ गया। कोई भी एनिमल्स जो मेरे बिजनेस में यूज हो रहे हो अदर देन स्टॉक एंड ट्रेड, जो मेरा काम हो, मेरा काम ही यही हो कि एनिमल्स बेचना हो, उस केस में नहीं। अगर मेरा काम ये नहीं है कि मैं एनिमल्स बेचता हूँ, मेरा काम ये है कि मैं अदर गुड्स एंड सर्विसेज बेचता हूँ, पर मैं उन गुड्स एंड सर्विसेज को सेल करने के लिए कोई एनिमल्स यूज करता हूँ और वो बिल्कुल मर जाते हैं या बिल्कुल यूजलेस हो जाते हैं, तो उनकी जो मेरी कॉस्ट होगी उसमें से मैं जो है वो कुछ जो मुझे अमाउंट रियलाइज हो गया है उनके, उन एनिमल्स को सेल करने से अगर हुआ है तो मैं उस रियलाइज अमाउंट को माइनस करूंगा, और फिर जो मेरी जो मेरा नेट लॉस होगा, जो मेरा नेट लॉस होगा, वो मैं एज अलाउेबल डिडक्शन क्लेम कर लूंगा इनकम फ्रॉम बिजनेस के अंदर। अच्छा, कायनात क्या कह रही है, मतलब सर इनकम में से तो डिडक्शन लेस करेंगे, उसके बाद जो इनकम होगी वो टैक्सेबल होगी। जी कायनात, बिल्कुल। अभी हमने ऊपर फॉर्मेट देखा ना कि जो मेरी इनकम होगी, जैसे मैं निकालता हूँ अकाउंटिंग में, अकाउंटिंग का मेरा क्या फॉर्मेट होता है, मैं सारी इनकम्स को लेता हूँ, फिर उसमें से एक्सपेंसेस को माइनस करता हूँ, तो मेरा नेट प्रॉफिट आता है। तो जो टैक्स जो लगता है ना वो नेट प्रॉफिट में से लगता है। पर अब मसला ये है कि यहाँ पे हम जब निकाल रहे होंगे तो हम पीएनएल ही बनाएंगे, बिल्कुल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ही बनाएंगे जैसे हम अकाउंटिंग में बनाते हैं। पर बस डिफरेंस इतना है कि अकाउंटिंग में हम अक्रूवल बेसिस पे चल रहे होते हैं, और यहाँ पे टैक्स जो है ना वो कहता है कि मैं अक्रूवल बेसिस को नहीं मानता, मैं कैश बेसिस को मानता हूँ। तो आपको जो जो पैसे मिले हैं वो आपकी इनकम है, जो आपने पैसे दिए हैं वो आपके एक्सपेंस है। अक्रूवल बेसिस पे कोई भी आपका एक्सपेंस नहीं होगा। ठीक है, मेरे ख्याल से आपको समझ आ गया होगा बिल्कुल अब। जो मेरा नेट प्रॉफिट निकलता है वही मेरी टैक्सेबल इनकम है, उसी पे मैं टैक्स कर देता हूँ नेट प्रॉफिट पे। ठीक हो गया, यहाँ तक सबको समझ आ गया। बेहतरीन हो गया माशाल्लाह। एक कायनात ही पार्टिसिपेट कर रही है, बाकी तो पता नहीं सब सो रहे हैं क्या है। सो तो नहीं रहे हो, जाग रहे हो सब। मरियम का भी आया, मदिया का भी आया। बेहतरीन हो गया। अच्छा, अब इसका सबसेक्शन 2 क्या बोल रहा है? सबसेक्शन 2 बोल रहा है वेयर द एक्सपेंडिचर रेफर्ड टू इन सबसेक्शन 1। सबसेक्शन 1 में हमने क्या पढ़ा कि जो होली एंड एक्सक्लूसिवली फॉर द पर्पस ऑफ बिजनेस एक्सपेंस हुआ है वो सारा का सारा अलाउेबल है।
अच्छा, ये यहाँ पे एक बात बोल रहा है कि where the expenditure referred in subsection 1 is incurred in acquiring a depreciable asset or intangible with useful life of more than 1 year, or is pre-commencement or expenditure, the person must depreciate or amortize the expenditure in accordance with section 22. section 22 है मेरा depreciation का, सेक्शन 23 है मेरा प्री कमिटमेंट एक्सपेंडिचर का, सेक्शन 24 है मेरा इंटेंजिबल का, और सेक्शन 25 देख लेते हैं। सेक्शन 25 है। सेक्शन 25 है बेसिकली प्री कमेंसमेंट एक्सपेंडिचर। ठीक हो गया। अच्छा, कोई ऐसा एक्सपेंस जो मैंने कैपिटल नेचर का किया हो। दो तरह के एक्सपेंस होते हैं ना, एक होता है रेवेन्यू एक्सपेंस जो विद इन अ ईयर जो है ना वो पूरा हो जाता है, और जिसका जो यूजफुल लाइफ होती है वो विद इन अ ईयर होती है। और एक होता है कैपिटल नेचर का एक्सपेंस जो हम अकाउंटिंग में भी पढ़ते हैं कि जिसकी यूजफुल लाइफ होती है मोर देन 1 ईयर। तो अगर कोई ऐसा एक्सपेंस हमने किया है, कैपिटल नेचर का एक्सपेंस किया है, तो उसको मैं कैपिटलाइज कराता हूँ बैलेंस शीट में, और फिर उसको मैं डेप्रिशिएट करता हूँ हर साल पे, जैसे मैं अकाउंटिंग में करता हूँ। ठीक हो गया। सब अकाउंटिंग तो पढ़े हुए हैं ना यहाँ पे। ऐसा तो कोई नहीं है ना कि जिसको बेसिक अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट नहीं पता कि कैपिटल नेचर के एक्सपेंस कौन से होते हैं और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कौन से होते हैं। तो आपने इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग नहीं पढ़ी क्या? अच्छा। अच्छा, खुदे मत देखो। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मेरे वो एक्सपेंस होते हैं जो, अच्छा एएफसी पास है तो अभी आप इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग दे रहे होंगे। आप वो पुरानी स्कीम वाले हैं आप। ठीक हो गया। अच्छा, तो रेवेन्यू नेचर के एक्सपेंस मेरे वो एक्सपेंस होते हैं जिनकी लाइफ लेस देन और इक्वल टू 1 ईयर हो, और कैपिटल नेचर के एक्सपेंस मेरे वो होते हैं जिसकी लाइफ मोर देन 1 ईयर हो। अच्छा, तो तुम पे एग्जेम्प्ट है क्या इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग? चलो बेहतरीन हो गया। पर बेसिक कॉन्सेप्ट तो वो है ना कि अब मिस होगा ना, कि बेसिक अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट अब FR1 में मसला होगा। खैर, मेहनत करनी पड़ेगी तुम्हें। अच्छा, सही हो गया। कैपिटल नेचर के एक्सपेंस वो होते हैं जिसकी यूजफुल लाइफ मोर देन 1 ईयर हो, और रेवेन्यू नेचर के एक्सपेंस वो होते हैं जिसकी यूजफुल लाइफ लेस देन और इक्वल टू 1 ईयर हो। तो अगर कोई मैंने ऐसा एक्सपेंस किया है, कैपिटल नेचर का एक्सपेंस किया है, तो मैं उसको बैलेंस शीट पे कैपिटलाइज कराता हूँ, और फिर उसको स्ट्रेट लाइन बेसिस पे, टैक्स में जो है वो डिमिनिशिंग मेथड यूज नहीं होता, स्ट्रेट लाइन मेथड यूज होता है। सिर्फ स्ट्रेट लाइन मेथड यूज होता है, उसके कुछ टैक्स रेट दिए हुए हैं जिस रेट पे आप डेप्रिशिएट करते हो अपने जो है वो कैपिटल नेचर के एसेट को। तो उसके कुछ रेट्स स्पेसिफाइड है, वो हम आगे पढ़ेंगे इंशाल्लाह। स्ट्रेट लाइन बेसिस पे आप हमेशा डेप्रिशिएट करते हो, डिमिनिशिंग मेथड पे आप डेप्रिशिएट नहीं करते कभी भी। टैक्स में टैक्स वाला अलाउ नहीं करता। तो आप उसको डेप्रिशिएट करोगे और अमोर्टाइज करोगे अगर इंटेंजिबल है तो। और प्री कमिटमेंट एक्सपेंडिचर क्या होते हैं कि कंपनी बनने से पहले या कंपनी की कुछ से ऑपरेशन स्टार्ट होने से पहले मुझे कुछ एक्सपेंस करने होते हैं, ताकि मैं उसको यूजेबल हालत में लेके आ सकूं। कि अगर मैंने कोई जगह खरीदी है तो उस जगह की रेनोवेशन होती है, उस जगह एसी लगता है, उस जगह जो है वो मशीनें इंस्टॉल होती हैं, तो वो सारे के सारे मेरी इंस्टॉलेशन कॉस्ट जो है वो प्री कमिटमेंट एक्सपेंडिचर कहलाती हैं। तो अगर कोई प्री कमिटमेंट एक्सपेंडिचर है तो वो हम से सेक्शन 25 में पढ़ेंगे कि उसकी ट्रीटमेंट क्या है। वो सब सेक्शन, वो सेक्शन 20 के सब सेक्शन 1 में कवर नहीं होता, वो सेक्शन 25 के अंदर जाता है। ठीक हो गया।
अच्छा, मैं बार बार ये सेक्शन क्यों ले रहा हूँ कि सेक्शन जो है वो खैर कैफ लेवल पे तो इतना जरूरी नहीं है याद करना, फाइनल लेवल पे जो है ना वो बहुत जरूरी है ये चीजें याद करना, क्योंकि वहाँ पे इतना बड़ा पेपर होता है कि आपको टाइम नहीं मिलता कि आप बार बार जो है ना वो बुक खोल, वहाँ पे ओपन बुक है, और आपको पता होगा कि जो है ना फाइनल लेवल के सारे पेपर ओपन बुक है, तो वहाँ पे फिर इतना टाइम नहीं होता कि आप जो है ना वो हर चीज बुक से खोल खोल के देख रहे हो। हाँ, कह सकती है मरियम के प्रिलिमिनरी एक्सपेंस इज प्री कमेंसमेंट एक्सपेंडिचर, मतलब कोई भी ऐसा खर्चा जो मेरे ऑपरेशन स्टार्ट होने से पहले हुआ वो मेरा प्री कमेंसमेंट एक्सपेंडिचर कहलाएगा, चाहे वो मेरी प्लांट एंड मशीनरी की इंस्टॉलेशन कॉस्ट हो, चाहे वो मेरे सैलरी एक्सपेंस हो, मतलब जो टेक्निकल्स आते हैं उस जगह के जो विजिटिंग चार्जेस होते हैं, जितना भी ट्रेनिंग कॉस्ट होती है उन मशीन मशीन को चलाने के लिए एम्प्लॉयज की ट्रेनिंग करवानी पड़ती है तो उसकी ट्रेनिंग कॉस्ट होती है, तो वो सारी सारी मेरी प्री कमेंसमेंट एक्सपेंडिचर में जाती है। ठीक हो गया। अच्छा, फिर सेक्शन 20 सब सेक्शन 3 क्या कह रहा है कि where any expenditure is incurred by an amalgamated company on legal and financial advisory services and other administrative costs relating to planning and implementation of amalgamation or deduction shall be allowed for such expenditure। अच्छा, amalgamation क्या होती है, कोई बताएगा? हम अकाउंटिंग में भी पढ़ते हैं कि amalgamation, बेसिक अकाउंटिंग में भी पढ़ते हैं। कोई इनपुट देगा अपना इस पे? कायनात क्यों खामोश हो गए? कायनात, मरियम, आगा, फैजान। बिल्कुल, मदिया ने सही बताया। मदिया मिलकर बना हुआ, मतलब अगर इसको हम थोड़ा सा अच्छी अंग्रेजी में कहें तो हम बोलेंगे मर्जर प्रोसेस। अगर कोई कंपनी मर्जर प्रोसेस में जा रही है, अमलगमेशन इज बेसिकली मर्जर ऑफ टू कंपनीज। अमलगमेट हो जाना, अमलगमेट का मतलब होता है मर्ज हो जाना। अगर दो कंपनीज आपस में मर्ज हो रही हैं और उस मर्जर का कोई खर्चा आ रहा है, कि अगर कोई फाइनेंशियल एडवाइजरी सर्विस ली जा रही है, या कोई लीगल ओपिनियन लिया लिया जा रहा है, या कोई एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट है उसकी, तो अगर कोई इस तरीके का खर्चा हो रहा है कोई अमलगामेशन प्रोसेस के अंदर, तो उसका जो एक्सपेंस होगा वो भी अलाउेबल है अंडर इनकम फ्रॉम बिजनेस। वो किसी दूसरे हेड में नहीं जाएगा, वो एक्सपेंस मेरा इनकम फ्रॉम बिजनेस में से माइनस होगा। ठीक हो गया। बेहतरीन हो गया। तो अब कोई अगर मेरे को मुझे वॉलंटियर बने कि आज की क्लास में हमने जो है ना वो क्या क्या पढ़ लिया, और क्या जो है ना वो लर्निंग आउटकम क्या रहा आज की क्लास का, तो बस मैं ऑफ करूंगा। आज मुझे थोड़ा सा जाना है तो आज की इतनी क्लास लूंगा। पर ये कि कोई माइक खोल के जरा वॉलंटरी मुझे ये बताए कि आज हमने क्या पढ़ा और क्या जो है ना वो सीखा, लर्निंग आउटकम क्या रहा आज हमारा। अच्छा, यहाँ पे हम सिर्फ जो है ना वो टेक्स्ट पढ़ने तो नहीं बैठे हैं ना, मतलब हम यहाँ पे मैंने देखा है कि यार, मतलब मैं खुद में भी देखता हूँ कि हम जो है ना वो बाकियों से ग्रोथ के हवाले से बहुत स्लो हैं। मतलब हम में बात करने का कॉन्फिडेंस नहीं है। मैं फर्म में भी देखता हूँ, बाकी मैं बाहर दुनिया में भी देखता हूँ कि हम सीए वाले जो है ना वो इस मामले में बहुत स्लो होते हैं, कि हम शर्माते हैं या पब्लिक स्पीकिंग नहीं है हम में।
तो इस चीज में भी तो हमें ग्रो करना है ना। तो हम साथ साथ टैक्स पढ़ते साथ साथ ये भी करते जाएंगे, इस चीज में भी ग्रो करेंगे इंशाल्लाह। तो कोई अगर मुझे माइक खोल के बताया गया आज का लर्निंग आउटकम क्या रहा, या मैसेज पे बता दे कोई एक लर्निंग आउटकम बना के। किसी का इनपुट नहीं आ रहा? बेहतरीन। डेफिनेशन ऑफ पर्सन पर ही हमने, ठीक हो गया मतिया। कंपनी, सही है, कंपनी की डेफिनेशन पढ़ी। अच्छा आगा, और बाकी सब लोग कोशिश करें कि इंग्लिश में लिखा करें, मतलब भले मसला नहीं है कि ग्रामर मिस्टेक्स हो वो मैं आपको सही करा दूंगा, पर ये कोशिश क्या करें कि रोमन लैंग्वेज में जो हम यूज करते हैं ये आगे बहुत मसला करता है। आगे हमें फिर कॉन्फिडेंस ही नहीं आता कि हम जो है ना वो फर्म वाली लाइफ में जाके ईमेल ड्राफ्टिंग हो या किसी भी तरह वो चीजें हो ना, तो हमें इतनी आदत हो जाती है उस लैंग्वेज की कि हम इंग्लिश लैंग्वेज फिर हमारे लिए बहुत मुश्किल होता है लिखना। तो कोशिश क्या करें कि इंग्लिश में लिखा करें सब। सर ये पढ़ा कि टैक्स के 5 पिलर्स हैं, उनमें से इनकम फ्रॉम बिजनेस कौन कौन सी होती है। ओके सर, ठीक हो गया। कायनात ने भी बताया डेफिनेशन ऑफ बिजनेस पर्सन, कंपनी, इनकम फ्रॉम बिजनेस, चार्जेबल डिडक्शन। अच्छा, कायनात यहाँ पे जो है ना डिडक्शंस को हम क्लेम करते हैं, और जो इनकम होती है वो चार्जेबल टू टैक्स होती है। ठीक हो गया। ये चार्जेबल डिडक्शन लिखा है ना, ये चार्जेबल डिडक्शन नहीं होता कभी भी। डिडक्शंस को हम क्लेम करते हैं, ये मैं बोलते हैं कि भाई ये मेरी डिडक्शंस है, ये मैंने एक्सपेंस किया है, ये मेरे प्रॉफिट में से माइनस होगा। तो जितना मेरा प्रॉफिट कम होगा उतना मुझ पर टैक्स कम लगेगा। ठीक हो गया। अच्छा, टैक्स रिजीम पढ़ी है हमने, NTR FTR, ठीक हो गया। मरियम बता रही है डेफिनेशन ऑफ इनकम, डेफिनेशन ऑफ बिजनेस, इनकम फ्रॉम बिजनेस पर्सन, कंपनी, अलाउएबल डिडक्शंस, ठीक हो गया। अच्छा मरियम, NTR FTR भी तो पढ़ा हमने, नॉर्मल टैक्स रिजीम और फाइनल टैक्स रिजीम, उसकी भी तो डेफिनेशन लिखे ना आप लोग। नॉर्मल टैक्स रिजीम क्या होती है, फाइनल टैक्स रिजीम क्या होती है? बी जी, बेहतरीन हो गया। तो और कोई अपना इनपुट देना चाहेगा? इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास से फिर हम जो है वो सेक्शन 21 डिडक्शंस नॉट अलाउड जो है ना वो स्टार्ट करेंगे। जैसे अभी हमने देखा कि सेक्शन 20 ने बताया कि वो सारे एक्सपेंस जो आपने होली एंड एक्सक्लूसिवली फॉर द पर्पस ऑफ बिजनेस किया है वो सारे के सारे अलाउेबल हैं। अब डिडक्शन सेक्शन 21 बता रहा है कि कौन कौन सा एक्सपेंसेस नॉट अलाउड है।
ठीक हो गया। अच्छा, मरियम कह रही है कि सर अमलगामेशन वाला पॉइंट दोबारा एक्सप्लेन कर दें। अच्छा मरियम जी देखो, कि अमलगामेशन का मतलब ये है कि दो कंपनीज अगर मर्ज होने जा रही हैं आपस में, तो उसके लिए मुझे कुछ एक्सपेंसेस करने होते हैं। उसके लिए एक्सपेंसेस क्या होते हैं कि मैं जो है वो एडवाइजरी सर्विसेज लेता हूँ, और ऑडिट फर्म्स जो बेसिकली एडवाइजरी सर्विस डिपार्टमेंट होता है ऑडिट फर्म का, वो ये काम भी डील कर रहा होता है कि अगर कोई मर्जर आ रहा है तो उसके जो है ना फ्यूचर प्लान्स प्लान्स बनाना, कि भाई आगे कंपनी किस तरह चलेगी और क्या जो है ना वो इसकी प्रोजेक्शंस क्या है, कंपनी की प्लानिंग किस तरीके से है। तो ये सारी चीज़ें अगर इस तरीके का कोई मैं एक्सपेंस कर रहा हूँ, या कोई एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट इनकर कर रहा हूँ, बेयर कर रहा हूँ, या कोई लीगल एक्सपेंस कर रहा हूँ, कि अगर दो कंपनी आपस में ऑब्वियसली मर्ज हो रही हैं, तो कोई लीगल एक्सपेंस भी होगा, कोई बॉन्ड पेपर बनेंगे, इस तरीके के एक्सपेंसेस हो रहे हैं, तो वो एक्सपेंसेस भी मेरे इनकम फ्रॉम बिजनेस में चार्ज होंगे। जो कंपनी ये एक्सपेंस कर रही होगी वो अपने इनकम फ्रॉम बिजनेस के अंदर, अपने प्रॉफिट के अंदर इन एक्सपेंसेस को क्लेम कर सकती है अपने चार्जेबल टू टैक्स में से। ठीक हो गया। अच्छा आगा असदुद्दीन कह रहे हैं कि सर कैन यू प्लीज अगेन एक्सप्लेन एनटीआर एंड एफटीआर। अच्छा अच्छा आगा देखो, नॉर्मल टैक्स रेजिम क्या होती है, कि नॉर्मल टैक्स रेजिम वो है जिसमें मैं अपने अलाउंसेस जो है ना, डिडक्टिबल अलाउंसेस माइनस कर सकूं। जैसे ये इनकम फ्रॉम बिजनेस क्या है, इनकम फ्रॉम बिजनेस में मैं अपने डिडक्टिबल अलाउंस माइनस कर रहा हूँ। एफटीआर मेरी वो इनकम है कि जो मेरी एफटीआर मेरा वो टैक्स आता है कि प्रॉफिट ऑन डेट है। अब मैं इंटरेस्ट इनकम पे जो मेरा टैक्स बनता है वो एफटीआर है। ठीक हो गया। वो लॉ ने बताया कि आपके ऊपर इनकम फ्रॉम इंटरेस्ट इनकम पे आपका जो भी टैक्स बन रहा है वो आपका फाइनल टैक्स है, उसमें कोई भी डिडक्टिबल अलाउंस जो है ना वो अलाउेबल नहीं है, चाहे अब आपने उसको कमाने के लिए एक्सपेंस किया हो ना किया हो। अगर कोई एक्सपेंस किया है तो वो अलाउ नहीं होगा। ठीक हो गया, बेहतरीन हो गया। तो मेरे ख्याल से सारे सवालात के जवाब हो गए अब। हाँ इंशाल्लाह मैं कायनात ये शेयर कर देता हूँ ग्रुप में। ठीक हो गया। चलें तो मैं अब इंशाल्लाह आप सबसे जो है फ्राइडे को मुलाकात करूँगा। फ्राइडे को हम इंशाल्लाह पूरी 2 घंटे की क्लास लेंगे। ठीक हो गया। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।